हमने शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 बाल विकास की क्लास रहेगी। ये क्लास नंबर 7 है। इसके पहले 6 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस क्लास में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था पहला, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याओं का पहला हमने चैप्टर किया। आज इस चैप्टर में उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस टॉप 30 प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, जो आपके सी टेट एमपी टेट रीट एग्जाम में आए हुए प्रश्न रहेंगे, जो आपके सिलेक्शन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 नंबर का आप एग्जाम में पूछा जाता है। ये 30 प्रश्न आपके 1 नंबर कन्फर्म करेंगे, 1 नंबर तय करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, यहाँ पे प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सभी को कमेंट करना, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक बच्चा, जी हाँ साथियों, एक बच्चा कक्षा में बार बार गुस्सा करता है और दूसरों को मारता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप खुद सोचिए, आपकी नियुक्त हो गई है, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बन गए हैं और शिक्षक में ऐसा अगर आपको कक्षा में ऐसा कार्य हो रहा है कि बच्चा बार बार गुस्सा करता है और दूसरों को मारता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उसे दंड देंगे, उसे नज़रअंदाज करेंगे, उसके व्यवहार के कारण को समझेंगे या उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे। तो दंड देना निगेटिव, नज़रअंदाज करना निगेटिव, बाहर निकालना भी निगेटिव। पॉजिटिव हमारा क्या देगा, उससे व्यवहार के कारण को पता करेंगे। भैया वो बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, दूसरों को मार के उसका रीजन कारण पता करेंगे। इसलिए थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए। ये आपके एमपी टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बच्चों में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। ये एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये आपका एमपीटीटी 2022 में आया प्रश्न था कि बच्चों में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। दंड, सकारात्मक प्रोत्साहन, डर या तुलना। सभी लोग बताइए। तो बच्चों में व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है तो सबसे प्रभावी तरीका सकारात्मक प्रोत्साहन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि एक बच्चा कक्षा में बहुत शांत रहता है और किसी से बात नहीं करता है, यह क्या दर्शाता है। उच्च बुद्धिमत्ता, सामाजिक या भावनात्मक समस्या, अनुशासन या रुचि। सभी बताइए जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। एक बच्चा कक्षा में बहुत शांत रहता है और किसी से बात नहीं करता है, यह दर्शाता है कि सामाजिक या वह भावनात्मक समस्या आ जाएगी। सामाजिक तौर से बच्चा रूबरू नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं भावनात्मक उसमें समस्या आ रही है, दूसरों से बात नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है कि शिक्षक को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसा वातावरण बनाना चाहिए। डर का, प्रतिस्पर्धात्मक का, सहयोगी और सुरक्षित का या सख्त का बनाना चाहिए। सभी लोग बताइए। शिक्षक को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसा वातावरण चाहिए, तो वह सहयोगी और सुरक्षित वातावरण चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, टॉपर नोट्स का डिटेल आपको टीम फॉरवर्ड कर देगी। कैसे आपको नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, पूरा व्हाट्सएप मैसेज हाय हेलो कुछ भी कर दीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा। अगला सीटीईटी में आया हुआ प्रश्न था कि सीखना सबसे प्रभावी कब होता है। डर के माहौल में, दंड के साथ, सकारात्मक और सहयोगी वातावरण में या प्रतियोगिता में होता है। तो सीटेट में प्रश्न आया था कि सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब हो सकता है। जब सकारात्मक और सहयोगी वातावरण होगा तो सीखना बेहतर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन का फीडबैक करना है, सभी को फीडबैक करना है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा बार बार असफल होने पर निराश हो जाता है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। आप खुद सोचिए, आपकी नियुक्त हो चुकी है, आप अध्यापक अध्यापिका बन चुके हैं और कक्षा में पढ़ा रहे हैं, और कक्षा में एक ऐसा बच्चा है जो बार बार असफल हो रहा है, तो वह बच्चा असफल होने के कारण निराश हो जाता है। तो एक शिक्षक के रूप में, अध्यापक अध्यापिका के रूप में आपका कार्य क्या होगा। उसे डांटेंगे, तुलना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे या अनदेखा करना। तो सकारात्मक और पॉजिटिव, अर्थात नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पहचानना है। तो उसे दंड देना, तुलना करना या अनदेखा करना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव वर्ड क्या आ गया, उसे प्रोत्साहित करें, उसे आगे बढ़ाना है। भाई असफल हो रहा है, निराश हो रहा है, तो प्रोत्साहित करेंगे बच्चे को। जब प्रोत्साहित करेंगे तभी बच्चा बेहतर कर पाएगा, फिर से एक बार प्रयास करेगा, और जब फिर से प्रयास करेगा तभी सफल हो पाएगा।
ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये एमपीटीटी में आया हुआ प्रश्न था, तो ध्यान दीजिएगा, एमपीटीटी वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था ये पेडागोजी में, कि पॉजिटिव डिसिप्लिन का अर्थ क्या होता है? सजा देना, डराना, समझ और मार्गदर्शन से अनुशासन सिखाना, या कठोर नियम लागू करना। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या होता है? समझ और मार्गदर्शन से अनुशासन सिखाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बिल्कुल कमेंट करते रहना है, सभी को कमेंट करना है, सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। साथियों का प्रश्न है, रीट में आया हुआ प्रश्न था कि बच्चों में आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? आलोचना से, तुलना से, प्रशंसा, प्रोत्साहन से, या सजा से। अभी हमने पढ़ा, अगर बच्चों में आत्मविश्वास चाहिए या आत्मसम्मान उसे चाहिए, तो बच्चों को कहीं ना कहीं प्रशंसा कीजिए और प्रोत्साहन दीजिए, तो बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों चीज़ें आती। तो पॉजिटिव चीज़ें हमें ढूंढना है, पहले देखिए प्रश्न हमारा किस प्रकार का पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ऑप्शन को चयन करना है। सारे मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसलिए अभी से प्रिपेयर और तैयारी कर रहे हैं। इनसे भी टफ क्वेश्चन आएंगे, इसी प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाएगा और आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, धैर्य और दृढ़ता से तैयारी करते रहना है। एक बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करेंगे? सजा देना नेगेटिव हो गया, कारण जानना हो सकता है, माता पिता को बुलाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे अलग बैठा देना ये भी गलत नहीं है, तो है कारण जानिए। भाई पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, तो शिक्षक का सबसे पहला उसका रीजन, कारण जानना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज़ हो, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो रीजन कारण जानना बहुत जरूरी होता है। बिना कारण हमें पता कैसे चल पाएगा आखिर समस्या कहाँ रही है, बच्चा बालक समस्या कहाँ पर कर पा रहा है। अगला C-TET में आया हुआ प्रश्न है कि बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? केवल स्कूल, केवल शिक्षक हो नहीं सकता, केवल मित्र हो नहीं सकता, क्योंकि केवल शब्द पेडागोजी में नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव सकारात्मक हमारा प्रश्न है। तो परिवार और वातावरण, बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवार और वातावरण होता है, ये C-TET में आया हुआ प्रश्न था। अगला, बच्चे में आक्रामक व्यवहार एग्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे जब पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे अचानक आक्रामक व्यवहार करेंगे, एक क्रोधपूर्वक बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, गुस्से एनर्जीफुल बात करेंगे, तो ये जो एग्रेशन का मुख्य कारण क्या होता है व्यवहार का? अच्छा पोषण, तनाव और निराशा, खेलकूद, या पर्याप्त नींद। देखिए, अच्छा पोषण पॉजिटिव है, खेलकूद पॉजिटिव है, पर्याप्त नींद पॉजिटिव है, लेकिन तनाव और निराशा नेगेटिव दे दिया गया। तो बच्चे में आक्रामक व्यवहार जो एग्रेशन होता है, मुख्य कारण ये है तनाव और निराशा। अगर बच्चे में तनाव है, अगर बच्चा निराशा है, तो एग्रेशन, उसका व्यवहार एग्रेशन रहेगा, उसका व्यवहार आक्रामक रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे में चिंता जो होती है, एंजाइटी जिसे बोलते हैं, इसका लक्षण क्या होता है? अधिक आत्मविश्वास, घबराहट और डर, अधिक खेलना, या ज़्यादा खाना। सभी बताइए, सभी के लिए 5 सेकंड का वक्त दिया गया है, सभी लोग फटाफट बताइए कि बच्चे में चिंता जो एनर्जिटी होती है उसका लक्षण क्या होता है? उसका लक्षण होता है घबराहट और डर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं, 1 नंबर पक्का करना है, सारे प्रश्न को देखिए और समझिए, और इन्हीं से प्रश्नों में से मॉडरेट करके आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? डांटना, तुलना करना, प्रोत्साहन देना, या अनदेखा करना। तो आत्मविश्वास को बढ़ाना हमें, तो आत्मविश्वास हम किससे बढ़ा सकते हैं? प्रोत्साहन देकर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डांट कर, तुलना कर, अनदेखन से नहीं बढ़ा सकता। प्रोत्साहन देकर बढ़ाया जा सकता है, उनका सहयोग दे के बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, सभी लोग समझ पा रहे हैं बेहतर तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? सजा देना, डर दिखाना, सकारात्मक अनुशासन, या अनदेखा। देखिए, सजा, डर, अनदेखा ये तीनों निगेटिव है, लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन पॉजिटिव दिया गया है कि कक्षा में अनुशासन बनाना है तो सर्वोत्तम तरीका सकारात्मक अनुशासन होगा। ठीक है ना, सभी लोग समझ पाना अच्छे बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ADHD। ADHD के बारे में प्रश्न है, ये संभावित प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम की वजह से। ADHD क्या होता है? अटेंशन डिफिकल्ट हाइपरसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चे क्या लक्षण होता है? ADHD से जो ग्रस्त बच्चे लक्षण होते हैं, वह अत्यधिक ध्यान नहीं देते, अत्यधिक सक्रियता और ध्यान की कमी होती है, शांत स्वभाव रहता है, या केवल पढ़ाई में रुचि। तो ADHD इसमें क्या होता है? इससे ग्रसित बच्चे होते हैं, अत्यधिक सक्रियता और ध्यान की कमी होती है। सक्रियता तो अधिक हो गई, लेकिन ध्यान की कमी उनमें होती है।
ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? अक्सर आप देखते होंगे, केवल पढ़ाना, मार्गदर्शन और समर्थन देना, सजा देना या केवल परीक्षा लेना। तो केवल दो दिए गए तो दोनों को हटा दीजिए, सजा देना भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना है तो शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शन और समर्थन देने की होगी। ये एमपी टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आए हैं, अब लेकिन इससे भी टफ आएंगे। अगर माइनस मार्किंग हो गई साथियों तो समझ लीजिए तैयारी और बेहतर तरीके से शून्य से शिखर तक की तैयारी करना है। बच्चे में हीन भावना का कारण क्या होता है? सभी लोग बताइए। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका कारण क्या होगा? प्रशंसा, तुलना और आलोचना, खेल या सहयोग। बच्चे में हीन भावना किसके कारण होती है? बच्चों में अगर हीन भावना होगा तो उसके आलोचना कर दें, किसी से तुलना कर दें तो बच्चों में हीन भावना आ सकती है। बी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। फिर अगला कि व्यवहार संशोधन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये संभावित हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि व्यवहार संशोधन बिहेवियर मॉडिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दंड देना तो होगा नहीं। अवांछित व्यवहार को बदल देना, बिल्कुल सही बात है। जो अवांछित व्यवहार, क्योंकि व्यवहार में संशोधन हो रहा है मतलब बदला जा रहा है, तो अवांछित व्यवहार को बदलना। उत्तर ना भी आए लेकिन प्रश्न से समझ जाइए कि उत्तर ये पूछने जाने वाला है। ये प्रश्न हमारा मदद कर रहा है कि ये उत्तर होना चाहिए। बच्चों में सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स विकसित करने के लिए क्या जरूरी होता है? अकेलापन, समूह गतिविधियां, टीवी देखना या मोबाइल का उपयोग। तो बच्चों में सामाजिक कौशल, सोशल स्किल को अगर विकसित करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होती है समूह की गतिविधियां, ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, स्कूल में काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सजा देना, मानसिक और भावनात्मक सहायता देना, केवल पढ़ाई या परीक्षा लेना। तो स्कूल में काउंसलिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह मानसिक और भावनात्मक सहायता होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई, सभी लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में अवसाद, डिप्रेशन का एक सामान्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक खुशी, उदासी और रुचि की कमी, ज्यादा खेलना या अधिक बोलना। सभी बताइए। तो बच्चों में जो अवसाद होता है, डिप्रेशन, इसका जो एक समान लक्षण है उदासी और रुचि की कमी। अगर बच्चा उदासी होगा, उस फील्ड में, उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, रुचि नहीं होगी, तो बच्चों में अवसाद होगा। ठीक है, ये समान लक्षण है। कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कोई चीज़ रुचिकर नहीं है, नहीं अच्छा लगता, तो आप अवसाद होंगे आप। बच्चों के व्यवहार का समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ठीक है, शिक्षक हैं आप लोग, नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे और एग्जामिनर ये चाहता है, पूछना चाहता है आपसे कि आप खुद बताइए कि बच्चे के व्यवहार को समझने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। सजा देकर तो व्यवहार को नहीं समझा जा सकता, अवलोकन के द्वारा समझा जा सकता है, अनदेखा करके नहीं समझ सकता, तुलना करके भी समझा जा सकता है कि तुलना भी एक नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर तुलना की जाए तो अपने आप एक बच्चा हीन भावना समझता है। तो बच्चे के व्यवहार को समझना है तो सबसे अच्छा तरीका होगा उसे अवलोकन करना, उसे देखिए, ठीक है, उसको समझिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सकारात्मक प्रोत्साहन, पॉजिटिव इन्फ्रोसमेंट का अर्थ क्या होता है? दंड देना, अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना, अनदेखा करना है, तुलना करना। तो अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना सकारात्मक कहलाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग सभी लोग समझ रहे हैं। अगला प्रश्न, बच्चों में डर, फियर का मुख्य कारण क्या हो सकता है? फियर, बच्चों में डर का मुख्य कारण सुरक्षा तो हो नहीं सकती। बच्चों में डर का जो मुख्य कारण हो सकता है असुरक्षा की भावना। बच्चे में अगर कहीं ना कहीं अगर वो बच्चा असहज महसूस करे, असुरक्षा महसूस करे, तो बच्चों में डर आता है कि अरे यहाँ तो डर लगेगा, यहाँ पे सुरक्षित नहीं हम लोग। तो असुरक्षा की भावना बच्चों में डर का मुख्य कारण होता है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। सारी क्लासेस चल रही, चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बच्चों में गुस्सा नियंत्रित करने के लिए क्या जरूरी होता है? डांटना, भावनात्मक समर्थन, सजा या अनदेखा कर देना। तो बच्चों में अगर गुस्सा नियंत्रित करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है भावनात्मक समर्थन देना, क्योंकि भावनात्मक रूप से अगर बच्चे से जुड़ जाएंगे तो बच्चा आपसे कनेक्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बच्चा अपनी जिस बातें चीज़ें से हो रही हो बच्चा आपसे शेयर करेगा।
बताएगा आपसे। कोई भी चीज़ जब शेयर कर देते हैं तो मन हल्का हो जाता है और मन शांत हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे होता है? केवल शरीर से, केवल पढ़ाई से, मन, भावना, व्यवहार से, केवल केस। केवल पेडागोजी में जहाँ भी है नेगेटिव माने, बशर्ते हमारा नेगेटिव प्रश्न नहीं होना चाहिए, नहीं वाला नहीं होना चाहिए, हाँ में होना चाहिए। तो संबंध किससे है? मन, भावना और व्यवहार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन, भावना, व्यवहार। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आलोचना, प्रोत्साहन और सराहना, सजा या तुलना करना चाहिए? सभी लोग बताइए। तो बच्चों में सम्मान बढ़ाना है, तो आत्मसम्मान बढ़ाना है तो उसके लिए प्रोत्साहन और उसे क्या देना चाहिए? सराहना करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा में शांत वातावरण क्यों जरूरी है? डर पैदा करने के लिए, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए, समय बिताने के लिए या सजा देने के लिए? देखिए, कक्षा में अक्सर आप देखते हो कि शांत वातावरण बनाना है, तो पॉजिटिव में सीखने को प्रभावी बनाने के लिए शांत वातावरण की जरूरत होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा शांत वातावरण होगा, बच्चे सीखने में बेहतर होंगे, बच्चा बेहतर सीखेंगे, ध्यान उनका भटकेगा नहीं, इधर उधर नहीं भटकेगा, तो डायरेक्ट उनका फोकस वहीं पे रहेगा जो आप बता रहे होंगे। बच्चों में अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों में अक्सर देखते होंगे अनुचित व्यवहार करने लगते हैं, जो उचित नहीं होता कक्षा क्लास में उस समय के लिए। तो कठोर दंड देना तो जरूरी नहीं है, डराना भी जरूरी नहीं है, अनदेखा भी नहीं कर देंगे तो कक्षा का वातावरण, इन्वायरमेंट खराब होगा, बेकार होगा। तो स्पष्ट नियम और मार्गदर्शन देना, बच्चों में अनुचित व्यवहार को रोकना, स्पष्ट नियम बनाइए और मार्गदर्शन करिए उस पर। और अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है कि बच्चे के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? समाज की, परिवार की, शिक्षक की या सभी की होती है? देखिए, बच्चे का मानसिक विकास, तो मानसिक विकास कहीं ना कहीं समाज का भी है, परिवार का भी है और शिक्षक का भी महत्वपूर्ण भूमिका, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हो सकता है एग्जाम में ये पूछे जाए कि बच्चे के मानसिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण विषय किसकी नहीं होगी, कि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी नहीं होगी, ऐसे करके भी मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी जो समस्याएं होती हैं, पहली होती अनिद्रा, अगर आपको नींद नहीं आती है। भावनाओं में परिवर्तन होता है, बार बार कुछ और भावनाएं होती हैं, फिर अदर भावनाएं आपकी हो जाती हैं। समाज से दूरी बनाना, अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, अपने परिवार या दोस्तों यार से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। जोखिम भरा व्यवहार अगर आपका है, या निराशा और घबराहट होना, ये कहीं भी आपके ये 5 पॉइंट दिख जाएंगे तो समझ लीजिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार संबंधी समस्याएं हो जाती। इसके बाद मेन टॉपिक आता है कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपाय क्या होते हैं, कैसे हम सही रूप से बना सकते हैं। इसके लिए उपाय जो होता है दोस्तों, उपाय से कर लेते हैं टॉपिक। व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक कोलमैन, व्हिटलर और मैकबेस्ट कुछ उपायों का वर्णन किया है। मानसिक स्वास्थ्य का जब भी जिक्र होता है, 3 मनोवैज्ञानिकों का जिक्र होता है, कोलमैन, व्हिटेकर और मैकबेस्ट। एक निरोधात्मक उपाय है। मनोवैज्ञानिकों का विचार है, यदि व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी वह स्वस्थ होगा। शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर तनावपूर्ण परिस्थितियां का डटकर वह मुकाबला कर सकता है। तो सबसे पहले यह विचार है कि शरीर स्वस्थ होना चाहिए व्यक्ति का। इसके बाद होता है मनोवैज्ञानिक उपाय, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था, प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपाय में यही पूछे जाते हैं, ये जो अवस्थाएं हैं इनसे संबंधित पूछे जाते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन की अगर बात करते हैं तो मानव विकास की सभी अवस्थाएं और प्रक्रियाओं का व्यापक उद्देश्य व्यक्ति समाजन योग्यता को निश्चित करना होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत एवं सामाजिक संयोजन का अच्छा होना आवश्यक होता है। बालकों में होने वाली विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का मुख्य लक्ष्य भी बालक को संयोजन में क्या कहता है, सहायता पहुंचाता है। बालक या व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो हल न होने की दशा में उसमें तनाव, प्रतिबल, दबाव, कुंठा, द्वंद्व पैदा करती है। ऐसी दशा में संयोजन की समस्या उत्पन्न होती है और उचित दृष्टिकोण अपनाने पर संयोजन का रास्ता जो है प्रशस्त होता है। तो मानसिक अस्वस्थता के द्वारा संयोजन की समस्याएं जो होती हैं, तो मानसिक दृष्टि से देखिए, अस्वस्थ व्यक्ति वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में अपने को समायोजित नहीं कर पाता है। जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में व्यक्ति अपने को असमर्थ पाता है और संवेगात्मक असंतुलन का शिकार हो जाता है।
तो मानसिक अस्वस्थता के द्वारा संयोजन की समस्याएं किस प्रकार से होती है, इस पर हमने बात किया। अब मानसिक विकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न आ गया। मानसिक विकार विभिन्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है भगनासा, दूसरा होता है संघर्ष या मानसिक द्वंद्व, तीसरा होता है तनाव, चौथा होता है भावना और ग्रंथियाँ, पांचवी होती है चिंता। 5 प्रकार के मानसिक प्रकार होते हैं आपके मानसिक विकार। जैसे पढ़ने संबंधी विकार होता है ना, अक्षमताएं होती हैं, उसी प्रकार मानसिक विकार के भी प्रकार होते हैं। भगनासा, संघर्ष या मानसिक द्वंद्व, तनाव, भावना ग्रंथियाँ, चिंता, ये 5 प्रकार के। अब आती है बात मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहला होता है शारीरिक स्वास्थ्य, फिर दूसरा होता है प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि और वास्तविक मनोवृत्ति की कमी। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो मानसिक स्वास्थ्य आपका सही होगा। अगर आप प्राथमिक आवश्यकताएं जो होती हैं, जो सबके लिए ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप इनमें संतुष्ट नहीं हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और वास्तविक मनोवृत्ति की अगर कमी हो रही है तो फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। 3 कारक होते हैं आपके ये। अब बात आती बाल विकास की आवश्यकता की। तो बालकों की शिक्षा में सहायक होता है। बाल विकास की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह बालकों की शिक्षा में सहायक होता है। किस प्रकार सहायक होता है? बालक की शारीरिक उम्र में कितनी मानसिक आयु रखता है या उसे रखनी चाहिए, या किसी बालक की मानसिक आयु क्या है, इसका पता बाल विकास के द्वारा ही किया जाता है। और उसी के अनुसार उस बालक की विशेष शिक्षा की व्यवस्था में सहायता मिलती है। कक्षाओं में पाठ्यक्रम निर्धारण से सहायता मिलती है कि कक्षा में कितनी मानसिक आयु होती है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारण किया जाता है। और विभिन्न अवस्था में बालक की ग्राही शक्ति कितनी होगी, उसके अनुसार पाठ्यक्रम जो है निर्धारित किया जाता है। अगला, बालक के विकास को समझने में सहायक होता है। बाल विकास, प्रत्येक बालक का विकास कुछ विशेष नियमों के अनुसार होता है। कुछ विशेष उम्र में विकास में परिवर्तन आते हैं। अनेक बारे में बाल विकास बताता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट उम्र में बालक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जिससे बालक के विकास को समझा जा सकता है। अगला आपका आता है कि बालक के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है बाल विकास। बालक के व्यवहार नियंत्रण में सहायक होता है, क्योंकि प्रत्येक बालक अपने व्यवहार संबंधी कुछ समस्याएं उत्पन्न करता है। उन्हें नियंत्रित करने, दूर करने में बाल मनोविज्ञान सहायता करता है। और आपके बाल निर्देशन में भी सहायता करता है। बच्चों के माता पिता, अध्यापक तथा बाल निर्देशकों, जो कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित करता है। बाल विकास उनकी मदद करता है। बाल विकास सिखाता है कि विभिन्न प्रकार बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा देनी चाहिए, जो कि उन्हें आगे बढ़ने में सहायता हो सके। अब टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा इन 20 क्वेश्चनों को, जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है कि समस्या समाधान नहीं है। देखिए, लक्ष्योन्मुखी समस्या समाधान है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है, जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समस्या और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित होता है। ये तीनों समस्या समाधान हैं, लेकिन संगीत संबंधी योग्यता के बारे में यह समस्या समाधान नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ग 2 रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। क्योंकि समस्या समाधान लक्ष्योन्मुखी होता है, यह एक कौशल है जो सीखा जाता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। साथ ही समस्या समाधान समझ और क्रमिक चरणों में प्रयोग पर आधारित होता है। इस प्रकार यह कहना कि समस्या समाधान जो है संगीत संबंधी योग्यता है, यह सही नहीं होगा। अगला प्रश्न करते हैं। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो उसका व्यवहार जो है सतर्कता की ओर प्रदर्शित करता है। क्योंकि निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, तो विकल्पों की सूची बनाते हैं, इसके फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, तो सतर्कता की बात करते हैं। चौकस यानी चौकन्ना रहना, लेकिन सतर्क कहना सावधानी पूर्वक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि मैत्र और जोनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों का अगर सूची बना रहे हैं और फायदे नुकसान प्रत्येक पहलू पर विचार कर रहे हैं, इस प्रकार का व्यवहार सतर्कता को प्रस्तुत करता है। अर्थात किसी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्यात्मक परिस्थिति पर
पूर्ण रूप से विचार करके अथवा उसे अच्छी तरह से समझकर अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता में बनने में जो है सहायता कर सकती है? किस प्रकार एक अध्यापिका? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए गए। ठीक है, 4 ऑप्शनों में से हमें बताना है। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता करेगी? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करके या करने के मौके देना चाहिए और उनको हल करते समय सहयोग देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या होनी चाहिए? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना होना चाहिए। यदि कोई अध्यापिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिसमें पूछ सकें, तर्क करना हो, निर्णय लेने की क्षमता हो या निर्णय लेने वाले आपके ऑप्शंस आए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है उनमें समस्या समाधान, सामाजिकता, सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति आदि में क्या है? प्रवीणता आ जाती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना या सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। यानी आप बच्चों को तब तक पढ़ा सकें जब तक बच्चा 2 4 = 6 ना समझ सके, तब तक आप पढ़ाते जाएं। तो कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण और एग्जाम्पल होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए। तो उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, क्योंकि जब हम बार बार बताएंगे जब तक वो जानकारी न प्राप्त हो सके, जब तक उसे पता ना हो सके, समझ ना सके, तो बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकती है, उसे यह बताना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के। MP टेट वर्ग 2 में यह पूछा गया प्रश्न है। ये 26 फरवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न था कि यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो कोई भी शिक्षार्थी अगर सहज ज्ञान युक्त है तो वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। MP टेट व्यापम ने इसे सही माना है। वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है कि यदि एक शिक्षार्थी सहज ज्ञान युक्त है तो वह कैसा होगा? तो वह किस प्रकार से होगा? वे बड़ी तस्वीर देखते हैं और सब कुछ जोड़ने की प्रक्रिया को देखते हैं। देखिए, यदि एक विद्यार्थी सहज ज्ञान से युक्त होगा तो वह बड़ी तस्वीर देखता है। सहज ज्ञान से युक्त विद्यार्थी क्यों होते हैं? क्योंकि वह एक दूसरे को जोड़कर उसको आपस में अंतर संबंधित करते हैं। तो समझ गए आप लोग। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो MP टेट वर्ग 2 में पूछा गया प्रश्न है। ये 26 फरवरी 2019 को सेकंड पाली में पूछा गया था। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? तो वह होता है सोच की प्रक्रिया के स्तर में चरणों को लागू करना और आसपास के साथ व्यस्त करना। तो प्राइमरी लेवल की बात करेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों में समस्या समाधान में दक्ष बनाने के लिए उनके विचार प्रक्रिया में क्रमिक रूप से परिवर्तन किया जाए ताकि उन्हें आसपास के वातावरण को देखने और उनके अंतर संबंधों को समझने की पर्याप्त अवसर देना चाहिए। समस्या समाधान विधियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। अब अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली जो है प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? इनमें से प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण, तो साधन साध विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सी टेट ग्रेड 2 में 6 जो 8 क्लास का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न था, यानी इसको भी कह सकते हैं वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं? देखिए दोस्तों, सूझ जो है, सूझ मतलब सोचना, सूझ करना, सोचना, तर्क करना, ये आपके समस्या समाधान में बाधक नहीं होते।
समस्या समाधान में बाधक कौन होते हैं? हमने क्या पढ़ा शुरू में? भग्नाशा पढ़ा, चिंता पढ़ा, नकारात्मक मानसिक वृत्ति पढ़ा। ठीक है, तो कौन सा बाधक नहीं होगा? सूझ आपका बाधक नहीं होगा, बाकी तीनों बाधक होंगे। ठीक है, दुश्चिंता, भग्नाशा, नकारात्मक मानसिक वृत्ति, द्वंद्व भी होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं। ठीक है, तनाव या टेंशन, निगेटिव मेंटल सेट यानी नकारात्मक मानसिक वृत्ति की बात की जाती है। अगला प्रश्न है एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है, समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? तो परिकल्पनाओं का निरूपण होता है। समस्या समाधान विधि में दूसरा चरण कौन सा होता है? परिकल्पनाओं का निरूपण होता है। समस्या समाधान विधि वह वैज्ञानिक आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग करके प्रगतिशील मानव अपनी समस्याओं का समाधान करता है। इस विधि में आगमन तथा निगमन दोनों प्रकार के चिंतन तर्क का समावेशन होता है। समस्या समाधान में आगमन निगमन दोनों का होता है। पहला होता है समस्या से परिचित होना, परिकल्पनाओं का निरूपण दूसरा होता है। 5 सोपान होते हैं। पहला सोपान है समस्या से परिचित होना, दूसरा परिकल्पनाओं का निरूपण, तीसरा तथ्यों का संकलन, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना, चौथा निष्कर्ष प्राप्त करना, पांचवा परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। ये 5 सोपान है आपके समस्या समाधान में। अगला है एमपी टेट वर्ग 2 24 फरवरी 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं? देखिए, प्रयोग, पूर्वानुमान, अवलोकन, ये तीनों वैज्ञानिक प्रणाली के चरण हैं, लेकिन साक्षात्कार वैज्ञानिक प्रणाली का आपका चरण नहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? एक विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य होता है ऐसी वैज्ञानिक खोज से है जिसका संबंध शिक्षा के क्रियात्मक पक्ष से होता है। इसके द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली के समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप से किया जाता है। किस रूप में? वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा जो है किस विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है? एक समस्या सुधारक बच्चा जो होता है वह तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। किस विचार पे? तार्किक विचार के आधार पर। और यह जो तार्किक विचार होता है आगमनात्मक या निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। आगमनात्मक विचार के द्वारा कुछ विशिष्ट परिस्थितियों का अवलोकन करके परिकल्पना रूपी प्रस्तावित सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, और निगमनात्मक विचार के द्वारा उसके व्यवहारिक परीक्षण करके उस सिद्धांत को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। किसके द्वारा? उसके व्यवहारिक परीक्षण करके। अगला है मनोचित्रण का संदर्भ किससे होता है? तो मनोचित्रण को जो संदर्भ होता है मन के प्रकार का अन्वेषण से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है, व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण जो प्रकल्पना होती है ये किसके लक्ष्य होते हैं? व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्रकल्पना जो होते हैं ये आपके वैज्ञानिक पद्धति के लक्षण होते हैं। किसके होते हैं? वैज्ञानिक पद्धतियाँ। वैज्ञानिक विधि वस्तुतः समस्या समाधान की एक आधुनिक विधि है जिसका प्रयोग करके प्रगतिशील मानव अपनी समस्याओं का समाधान करता है, और इस विधि में व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण, प्रकल्पना, निष्कर्ष आदि प्रमुख लक्ष्य होते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो जब प्रश्न को सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़, अनुमान लगाते हैं, नियंत्रण करते हैं, फिर निष्कर्ष करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को जो है एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जा सकता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, देखिए संरचनात्मक ढांचे की जो विशेषताएं होती हैं कि विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहता है, वातावरण प्रजातांत्रिक होती है, गतिविधियां अंतरक्रियात्मक एवं विद्यार्थी केंद्रित होती हैं, विद्यार्थी अपने स्वयं के अनुभव से नए अर्थ गढ़ते हैं, खोजते हैं,
अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है, जिससे विद्यार्थी एक उत्तरदायी सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है। तो संरचनात्मक ढांचे की ये विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जे को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी बालक है, अगर खिलौने को तोड़कर उसके पुर्जे को अलग अलग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। 18 फरवरी 2019 को पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है? किस सिद्धांत का उपयोग? तो पता ना होना। देखिए, पता ना होना सिद्धांत का उपयोग जो है छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाओ। भाई, जिस चीज़ का हमें पता नहीं होगा उत्सुकता उसी में होगी। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, जब छात्रों को किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है, कहानियाँ हमें क्यों प्रिय होती हैं बच्चों को? क्योंकि कहानी बच्चों को पता नहीं होती। वही कहानी बार बार सुनाएंगे बच्चा रूठ जाएगा, लेकिन अगर दूसरी कहानी सुनाएंगे तो बच्चा सुनेगा, क्योंकि वे उस विषय के बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं और सीखने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व छात्रों में जो होता है प्रस्तावनात्मक प्रश्न के द्वारा उनके पूर्व ज्ञान के नवीन ज्ञान से जोड़ता है। नवीन ज्ञान को मुख्य बिंदुओं को छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है, ताकि छात्रों में क्या है, नवीन ज्ञान प्राप्त हो। देखिए, बच्चों में देखिए पढ़ाने का जो तरीका होता है, जैसे बच्चे तो अपने घर परिवार से आता है, कुछ ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल्स लेकर पाठ को शुरुआत करें, उस टॉपिक की शुरुआत करें जो बच्चा पहले से जानता हो। उससे जब संबंधित करेंगे, उससे जोड़ देंगे तो बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाता है। अगला प्रश्न, ये भी एमपी टेट वर्ग 2 24 फरवरी को पूछा गया था। एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब यह होता है कि अध्ययनकर्ता जो होता है वह अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात करेंगे? एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि अधिगम की जिम्मेदारी ले रहा है और लक्ष्योन्मुखी भी बना रहा है। ठीक है, क्योंकि स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया का जिक्र हुआ है। देखिए, जब अधिगमकर्ता अधिगम प्रक्रिया को अपनी रुचि, अभिवृत्ति, आवश्यकता, क्षमता आदि के अनुसार संचालित करता है तो उसमें सक्रिय रहता है और वह बेहतर अधिगम अनुभव प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, ये भी एमपी टेट वर्ग 2 22 फरवरी 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को किस रूप में दर्शाता है? सह शिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षा अन्वेषक या प्रशिक्षक के रूप में? जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग अध्यापिका बनते हैं और आप जो है छात्रों की समस्या को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करते हैं, तो यह भूमिका किस रूप में दर्शाएगी? सह शिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षान्वेषक या प्रशिक्षक के रूप में? ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। ये इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये मॉक क्वेश्चन के रूप